बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है। और तकलीफ दह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुन आज जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार है, कोई दहशतगर्द है। उनको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको इतना उनके ऊपर जुल्म करें या उनको ऐसी बुरी हालात में रखें कि वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। उनके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो आज ईद पे क्या कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बाहर आना है। एक बेल से होती है, बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के फिर से ले जाती है उनको जेल में, कोई और उनके ऊपर केस बना देती है। कानून के नाम की चीज है कोई नहीं। अब मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने या ना सुने, अदालतों के जज की बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, क्योंकि इस वक्त जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। तो इसलिए उनके घरों में क्या गुजरी होगी, ये मेरे जो 10,000 के इर्द गिर्द जो कारकुन इस वक्त जेल में है, मैं इसलिए ये ईद तकलीफ में गुजार रहा हूं। उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आज उनको ईद मुबारक भी कहता हूं, सलाम भी करता हूं, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक जुमला कह देंगे जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, फिर सब कुछ माफ हो जाता है। जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्जाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है। तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूं। हमारे खास तौर पे जो ख्वातीन, अभी तक 50 ख्वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में, जिसमें डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा, इनको मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं। इनके अलावा जो और औरतें, लेकिन इनके ऊपर पूरा जोर लगाया गया है कि ये पार्टी छोड़ दें या ये अप्रूवर बन जाए। अप्रूवर बनने का मतलब कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वहां जाके जलाओ घराव करो, तो इसलिए अगर वो ये कह दें तो इनको फिर जेल से निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो मेरे स्टालवर्ड्स हैं, जिसमें शेरिया अफरीदी है, जो उसके ऊपर जो गुजरी है, उनकी बीवी को उठाया साथ, फिर उसको फिर बीवी को पकड़ने और बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की, और जिन हालात में रखा, वो जो डेथ सेल होता है उसके अंदर छोटे से कमरे में, तोड़ने के लिए उसको अली मोहम्मद जितना प्रेशर उसके ऊपर, बार बार उसको फिर जेल में ले आते हैं। और यहाँ मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की बीवी को पकड़ के जेल में डाल दी। उसका क्या कसूर होगा, सिर्फ तोड़ने के लिए कि किसी तरह ये कहें कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और मैं जिस तरह अपने और स्टालवर्ड्स हैं, मैं इनको आज खास तौर पे आज सलाम करता हूं, ईद मुबारक भी कहता हूं। इसके अलावा मैं आज याद करना चाहता हूं 16 लोग हमारे शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको 9 मई के बाद। कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा कि 16 लोग जो कंफर्म्ड हमारे पास हैं, जिनकी शहादतें हुई, उसके अलावा 9 और हैं, लेकिन हम इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके जो घर वाले वो छुपे हुए हैं। ये जो दहशत और ये जो खौफ की फिजा बनाई हुई है, वो छुपे हुए हैं और वो कंफर्म नहीं करते, बोलते भी नहीं है। 16 का तो कंफर्म है, 25 को गोलियां लगी जिससे
शहीद हुए। उसके अलावा दो नौजवानों की टांगें कट गई और एक के पीठ में गोली लगी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, बेड रिडन है मुकम्मल तौर पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई नाम नहीं लेता, बिल्डिंग जली। मैं खुद कहता हूं कि उनके जिन्होंने बिल्डिंग जलाई उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दे, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी, लेकिन आप 25 लोगों को कत्ल कर दें और एक के पास फायर आर्म ना हो। चलिए या तो ना कि किसी पुलिस वालों को गोलियां लगी, किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि जब बगावत होती है तो वो हाथों से नहीं बगावत होती। बगावत जब होती है तो वो हथियार होते हैं आपके पास। ये कैसी बगावत है कि किसी के पास हथियार ही नहीं थे? कभी कोई फौज के खिलाफ बगावत कर सकता है हाथों के साथ? उनके पास बंदूकें हैं। हमारी माशाल्लाह दुनिया की तकड़ी तरीन फौज है। तो उसका हमने बगावत करनी थी, ये इन लोगों को नहाते लोगों ने जाके फौज पे चढ़ाई कर देनी थी, पुरअमन एहतजाज करना जो हमारा हक है। आइन कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं जिधर हमें इजाजत नहीं है पुरअमन एहतजाज करने की। बरतानिया के अंदर जो सबसे उनकी मुकद्दस जगह है उनका प्राइम मिनिस्टर का हाउस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहां एहतजाज हो रहा होता है पुरअमन। ये तो जमहूरियत के अंदर होता है। तो यहां तो ऐसे बना दिया कि पुरअमन एहतजाज भी जो भी वो मिल गया कि कंटोनमेंट के अंदर वो सारे दहशतगर्द हैं, बगावत कर रहे थे। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं, 40 दिन हो गए हैं, ये नहीं पूछा कि ये भी पाकिस्तानी थे। ये जो 25 लोग हैं जिनकी 16 की कंफर्म्ड शहादतें हैं, कोई पूछा नहीं। जो बेचारे 2 लोगों की जिंदगियां जाया हो गई, उनकी टांगें चली गई, एक जो पैरालाइज हो गया, बिस्तर में हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि इनका कसूर क्या था। अगर ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो कैसे गोलियां मारी इनको? क्या किसी के पास कोई हथियार थे? किसी के पास हथियार नहीं थे। और ये अलमिया है हमारा कि ताकतवर जो फैसला करता है वही होता है। ताकतवर ने फैसला किया कि जनाब ये बगावत इन्होंने किया है, इनको मारो। किसी ने नहीं पूछा कि एक मुहज़्ज़म माशरे में क्या दूसरे को भी वक्त मिलता है अपनी सफाई पेश करने का? फिर सहाफियों से जो हो रहा है, इमरान रियाज गायब है, अभी तक कोई पता नहीं किधर है। 40 दिन हो गए, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी है। वो क्या उसका क्या जुर्म था? क्या उसने भी बगावत की थी? क्या वो अपना मौकफ ही पेश कर रहा था ना? तो कौन सी जमहूरियत में इसकी इजाजत नहीं है? 4 बड़े बड़े सहाफी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। एक ने अभी ऐलान किया है, पुराना 50 साल पुराना सहाफत करता है कि जी मैं अब सियासत में बात ही नहीं करूंगा। तो ये क्यों इतना खौफ है? क्यों इतना खौफ है कि दूसरा मौकफ ना पेश हो जाए? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे आए? क्यों डर है? अगर आप सच और हक पे खड़े हैं तो बोलने दो दूसरों को, आप साबित करें। ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है, तहरीक इंसाफ को खत्म करना, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना। डरे हुए इलेक्शन से। और ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से रिजीम चेंज हुई है तब से ये प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख लें 25 मई को जो उन्होंने किया, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी, तो मम्मी डैडी हैं, ये तो जी बगल क्राउड है, इनको एक तो आप फेंटा लगाएंगे और ये जब करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाय इलेक्शन जीत गया 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की। सब एक ही कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, अभी ठीक ही हुआ था, 3 महीने तो मुझे ठीक होने में लगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो रहा था हुआ घर पे हमला कर दिया।
24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इससे इसको नहीं आने देना हमने पावर में। फिर ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता रहता हूं, इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स कर दें, चले इमरान खान को आप ये इन अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स पे गए, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दें, मैं अपना मौकफ देता हूं। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करें? इस ईद के ऊपर जितनी मैंने पाकिस्तान में मायूसी देखी है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और इसकी वजह क्या है? एक तो माशी हालात है। 14 महीने के अंदर 6% जब मुल्क बढ़ रहा था, उसकी दौलत में इजाफा हो रहा था, वो आके 0 पे आ गया। इंडस्ट्री बंद हो गया, बेरोजगारी 38% महंगाई है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जब दुनिया के अंदर कीमतें 35% नीचे चले गए हैं, जो जिसकी वजह से हुई थी, जो तेल की कीमतें, कमोडिटी, घी, ये सब 35% नीचे चला गया। और हमारे मुल्क में तारीखी इन्फ्लेशन हम जब छोड़ के गए थे 12% थी। तो मायूसी है, तो माशी हालात ऐसे। लेकिन असल मायूसी की वजह क्या है कि दुबई में जो इस मुल्क के नामवर बड़े बड़े डाकू हैं, वो सारे मिलकर दुबई बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये है मायूसी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल एक दूसरे की करप्शन कौम को बताई। ये 90 की दिहाई में 2 दफा करप्शन में गवर्नमेंट्स गई और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिरवाया, क्योंकि इनकी ये करप्शन कर रहे थे। इनकी करप्शन के चर्चे पहली दफा है, सारे माल पता चला। फिर ये हुदैबा पेपर मिल के अंदर आया कि शरीफ खानदान कैसा पैसे मुल्क से बाहर निकालना, दोनों मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लगा रहे थे, ये इल्जाम थे इन पे। उनको हटाया, जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इनकी करप्शन बताई दुनिया को कि इन्होंने कैसे मुल्क को लूटा, और फिर एनआरओ दे दिया। 10 साल फिर लूटा इन्होंने। अब वो लोग आज बैठ के, जो मुझे लोगों ने वोट दी थी, इनसे तंग आके वो आज मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी। ये ही मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चोरियां बताई हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को बताया कि कौन से, ये जब फलाने मुल्क में गए तो वहां कौन सा जरदारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया मेमोगेट में और डॉन लीक्स में। ये वो लोग हैं जिनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाहर के अखबारों के अंदर इनके चर्चे हैं करप्शन के, किताबों के अंदर इनका बताया हुआ कि ये कैसे दोनों चोरी करते थे। ये आज सारे मिलके बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी आज पाकिस्तान में, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 9 लाख आपके प्रोफेशनल जब मुल्क से निकल जाते हैं, ये डॉलर से भी ज्यादा नुकसान है। जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है उस ज्यादा नुकसान है। पूछें, जब आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी के लोग नहीं रहते, किधर से आप मुल्क चलाएंगे? जो अगर शौकत खानम बना पाकिस्तान में तो किधर से आए थे? सारे पाकिस्तानी बाहर क्वालिफाइड लोग जिन्होंने आके शौकत खानम में काम किया था, 10% छोड़ के चले गए। और जब उनको रिप्लेस कैसे करेंगे? अगर यही सऊदी अरेबिया में या दुबई में बनता है एक कैंसर हॉस्पिटल, तो वो बाहर से लोगों को, फॉरेनर्स को लेके आते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में एक्सपर्टीज नहीं है। हम वो खुशकिस्मत मुल्क है, हमारे पास हर किस्म के प्रोफेशनल बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको पाकिस्तान लाना आसान नहीं होता। वो तब आते हैं जब उनको मुल्क पे इत्मीनान होता है। तो जो आज हालात है, ये अगर 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं, ये हर जगह प्रोफेशनल्स, जो 9 लाख लोग जा रहे हैं, ये अंदाजा नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और होता जा रहा है। उसके अलावा
مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا، اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے. وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے ریزروز $4 ارب سے بھی کم ہیں تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیا ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پروگرام میں، سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، کھچڑی پک جائے، اس پارٹی کو اتنی ووٹ، اس کو اتنی دے، اس کو دے، تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے. یہ گیم چل رہی ہے. ملک کو کمزور کر، اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو. کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ جی یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے، تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے ہی گر جائیں گے. اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے، جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا، میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں. اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ان کے پاس کیا پاور ہے؟ ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا، کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، استحکام نہیں آتا، پالیٹکس اسٹڈی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تو کوئی معیشت اوپر جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو پروگرام بن رہے ہیں، جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے، ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ہدیبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹ سے انہوں نے خریدے ہیں. دوسرا جو زرداری ہے اس سے جو وہ خریدا ہے سرے محل، اور اس کے علاوہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے، وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی. یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں. وہ ملک کیا فیصلے کریں گے؟ اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا، سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی. ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں، الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے، آئیڈیا آ جاتا ہے، آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے، یہ مریں گے، ظلم کریں گے تو جو ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے، انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت، اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے، جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے.
اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو ہمیں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد.